अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के नबील गबोल ने पारा जहां को इंटरव्यू दिया जिसमें उसने खुद ही अपने हाथों से अपनी पार्टी को और नून लीग वालों को उधेड़ कर रख दिया और अपनी पार्टी को भी खूब एक्सपोज कर दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। गबोल साहब, आपका शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन चंद लोगों में है जिन्हें देखकर ना वो पुरानी वाली पीपल्स पार्टी याद आती है, क्योंकि आप में वो वडेरों, जागीरदारों और सरदारों जैसा ना आप गुरूर है, ना वो रौनक है जो कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दिखाई दे रही है। तो पहले ये बताइए कि आपके ख्याल में क्या आप सही जगह पर हैं या मजबूरन इस जगह पर हैं? नहीं, मैं सही जगह पर हूँ, क्योंकि देखें मैं शुरू से पीपल्स पार्टी में, मैं मेरी फैमिली फाउंडर मेंबर रही है। मैं उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बात ही नहीं कर रही, अब जहाँ पे हैं सही जगह है। आस्ते आता हूँ ना, बड़ा देखिए आपके शो में आने से पहले मैं बड़ा घबरा के अंदर आया हूँ क्योंकि पारस जो है ना वो बड़ी डेंजरस है। मैं तो सोच रही हूँ आज कुछ आपसे खबरें निकलवानी, आज आप कुछ खबरें दे के जाएंगे। देखे ना, मुझे बड़ा आपके शो में बहुत मोहतात होकर चलना पड़ता है क्योंकि आप खबरें निकालना चाहती है और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको मोहतात होने की जरूरत है। क्यों? आपके ऊपर भी बड़े नजरें हैं, आप मोहतात रहिए, बस मैं ये कहूँगा। मेरे पास भी चिड़िए होते हैं, एक हमारा जो साफी उसका एक चिड़िया है, मेरे पास 2 चिड़िया है। मुझे जैसे फीलिंग है, गट्स फीलिंग है, आप जल्दी ऑफ एयर होने वाली है क्योंकि आप बोलती बहुत है। आपने बस एक बात याद रखनी है, वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, बस अल्लाह साथ होना चाहिए, बाकी मामलात हैंडल हो जाते हैं। काम आपने अपना ईमानदारी से करना है, कबूल साहब। मैं आपको भी मोहतात का दूसरी दफा मशवरा दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी जो है लंदन जलावतनी की जिंदगी गुजारे, आपकी जरूरत पाकिस्तान में है। मैं बड़ी मोहतात हूँ, वैसे कोशिश भी करती रही है, मुझे खतरा है। आपने एक और भी बात की, आपने कहा कि 26 नवंबर को गोली भी चली थी, तो इसके बाद भी कोई सख्त रद्द-ए-अमल आया था कबूल साहब की? यही बात क्यों जाके आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर कही? नहीं, गोली तो मैंने आपको मेरे शो में कहा था, आपके शो में कहा था। वो तो साउंड गोलियों की तो हमने सबने सुनी, मैं खुद पार्लियामेंट लॉजेस में था, मैंने भी गोलियों की साउंड सुनी है। अब वो हवाई फायरिंग था या वो एम्प्टी शेल थे या रबर बुलेट थे, ये खुदा जाता है। ये डिनाई करते हैं कि गोली तो चली ही नहीं। देखिए, ये टीयर गैस की भी जो गोली शेल होती है ना अच्छा, टीयर गैस की भी तो शेल होती है ना। हाँ, बिल्कुल। आवाज तो बहुत सारी चीजों की होती है, आवाज तो बहुत सारी चीजों की ठीक है, लेकिन गोली गोली होती है। हाँ। गोली की आवाज गोली की आवाज गोली होती तो है। फिर गोलियां भी देते हैं ना लोग, झूठ भी बोलते हैं ना, उसको भी गोलियां कहते हैं। लेकिन पता है ये जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, इन्होंने कहा, आर्मी चीफ से ये सवाल किया कि गोली क्यों चलाई, तो आर्मी चीफ ने उनको जवाब दिया कि उस दिन आर्टिकल 245 का नफाज था और फौज और रेंजर्स जो है वो मेरे अहकामात नहीं बल्कि हुकूमत से अहकामात ले रही थी। तो सर आप क्या ख्याल है कि हुकूमत से मुराद फिर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ही हो सकता है ना? आपको लगता है ये हुकूमत है? मैं नहीं कह रही, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि गोली चली है, वो से शेल भी चल सकता है, वो रबर बुलेट जो मुझे इतलाता है रबर बुलेट्स भी चली है। रबर बुलेट्स किस लिए होता है? मॉब को हटाने के लिए, भगाने के लिए। सवाल यहाँ पे ये है कि जिम्मेदार कौन है, चूंकि आर्मी चीफ ने तो क्लियर कर दिया ना कि मेरे अहकामात पे गोली नहीं चली है। एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होती है, जिम्मेदार जाहिर है उस वक्त के जो उस वक्त अभी भी वही है, आईजी है इस्लामाबाद। अली अमीन गंडापुर ठीक बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो कमिश्नर भी हैं, आईजी भी हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। हाँ, एक आदमी और कितने सारे काम है ना, मसाइल इतने ज्यादा हैं, लेकिन हल करने के लिए वो क्या करेंगे? तो हम लोग काबिल नहीं है ना कोई और। वो पीसीबी के चेयरमैन हम लोग नाकार हैं ना, पारस हम लोग नाकार हैं, हम बेकार हैं, हम काबिल नहीं है। एक ही काबिल शख्स है, सारे ओहदे उसको मिल गए तो अच्छी बात है, हम तो नाकार हैं। हाँ, उनको तो आप भी ऐसे कारामद बन जाए ना। नहीं, हम कारामद ऐसे नहीं बन सकते जैसे वो बन गया है। हमारे पास बेंटली नहीं है दुबई में। अब मैं क्या बोलूँ आपको, वो भी कहीं सुना है, कहीं हमारे पार्टी से ताल्लुक है उसका। अच्छा कबूल साहब, थोड़ा सा आगे, ये 2024 का जो इलेक्शन था, आपके ख्याल में ये साफ और शफाफ इलेक्शन था या धांधली ज़्यादा इलेक्शन था? देखिए, मैं एक बात ज़रूर नवाज शरीफ के लिए कहूँगा कि नवाज शरीफ ने जो ये फैसला किया प्राइम मिनिस्टर ना बनने का, तो ये पता चला कि वो बंदा जो है थोड़ा बहुत रखता है। अब वो उर्दू में लफ्ज़ ऐसा है, गैरत, वो आप बोल सकती हैं, गैरतमंद सियासतदान। गैरतमंद सियासतदान है। क्या वजह थी, क्यों नहीं बने, किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज कर गए? क्योंकि उनको लगता है वो हारे थे, उनको जितवाया गया। अच्छा, वो हारे थे, उनको जितवाया गया, इसलिए गैरत का मुजाहरा करते हुए वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। हाँ, नहीं बने और भाई बन गए। भाई बन गए भाई तो जबरदस्त बंदा है। आप समझते हैं कि ये एक लेजिटिमेट हुकूमत है या फॉर्म 47 की हुकूमत है जो पीटीआई कहती है? इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, पता चल जाएगा लेजिटिमेट है या नहीं है। आपका क्या ख्याल है? वो तो डीएनए टेस्ट। मेरा क्या ख्याल, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ या तो मैं कोई लेबोरेटरी में नहीं बैठा हूँ, लेकिन डीएनए टेस्ट होगा, पता चल जाएगा।
जो धांधली से जीते, जिनके बारे में कहा जा रहा है, तो कबूल साहब वो उन्होंने खुद तो धांधली नहीं की होगी ना, तो फिर उनको किसी ने जितवाया ही होगा। देखिए, हनीफ अब्बासी ने एक बात बड़ी अच्छी कही है। हनीफ अब्बासी ने कहा है कि मैं कुरान पे हाथ रखकर ये कसम खाता हूँ कि मैंने धांधली नहीं की है। तो ठीक, हनीफ अब्बासी ने मतलब खुद नहीं की है। कान दूसरी तरफ से पकड़ लिया। उसने यही कहा ना, उससे कहा मैंने धांधली नहीं की है। फिर इसी तरह मैंने तारिक फजल चौधरी से पूछा, उसने कहा ये मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, मैंने धांधली नहीं की। बस सबने कान दूसरी साइड से पकड़ लिया। फिर अच्छा, आपके जो गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम हैदर, वो ये कहते हैं कि ये 2024 का इलेक्शन भी 2018 की तरह धांधली ज़दा ही था और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो जाहिर है इतना बड़ा स्टेटमेंट वो क़यादत की मंजूरी के बगैर तो नहीं दे सकते। ऐसी क्या मजबूरी है? फिर आप लोग क्यों मुनाफकत कर रहे हैं? ज़रदारी साहब वहाँ जाते हैं तो उनके साथ शिकायतों का उनके सामने अनबार भी लगा दिया जाता है। भाई छोड़ देना, हुकूमत निकल आए बाहर, क्या मजबूरी है आपकी? मेरे ख्याल में अभी ये जो सीसी की मीटिंग होने वाली है, बिलावल साहब आ गए हैं और प्रेसिडेंशियल खिताब है, उसके बाद ये हम हर सीसी की मीटिंग से पहले सुनते हैं यही कहानी। इसके बाद इनको बैठना पड़ेगा। देखिए मैं बताऊं ना, इस वक्त हमारे डिफरेंसेस शुरू हो गए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, चल रहे हैं। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा अब तो ज़्यादा हो गया है, पंजाब में तो था, अब सिंध में आ गया है। अब देखिए सिंध का पानी चोरी कर रहे हैं, सिंध के नहर छेद निकाल रहे हैं। सर डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन जिन्होंने इकट्ठा आपको साथ रखवाना है ना, उनकी वजह से जाहिर है आप इकट्ठे हैं इस वक्त में, मजबूरी है ना आपकी। शहबाज शरीफ के बारे में तो ये मशहूर है कि वो बहुत अच्छे यस बॉस, यस मैन हैं। तो आप ये समझते हैं कि उनसे ज़्यादा अच्छा, उनसे ज़्यादा बेहतर भी कोई ये काम कर सकता है? वक्त आप अगर जब इस पोस्ट पे लेकर आएंगे किसी को, वो भी यस बॉस कहेगा। मियाँ साहब तो नहीं करते थे यस बॉस? मियाँ साहब देखे ना, नवाज शरीफ साहब की एज भी हो गई है, मरियम को उन्होंने तैयार किया, तो जिसको वो तैयार कर रहे हैं, मरियम तैयार है, मरियम को तैयार कर भी दिया है उनको। इसलिए चीफ देखें, जो चीफ मिनिस्टर बनता है पंजाब का, वो अगला प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होता है। मियाँ साहब को मंजूरी हो गई है वहाँ से? मियाँ साहब बिल्कुल की ख्वाहिश भी शहबाज शरीफ को भी पता है। अच्छा, और वो भी तैयार हैं? वो नहीं, अभी वो वज़ीर आज़म बनाने के लिए अभी देखिए, अभी शहबाज शरीफ के बाद अभी मुस्लिम लीग नून को मौका नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के बाद अगला वजीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। मार्क माय वर्ड्स, ये लिख के आप रखते हैं। तो ये बात हो गई है, ये भी वहाँ हो गई है बात। अब तो ये पूछते क्यों हो गई है? नहीं, जो मैं बोलता हूँ समझो हो गई है बात। तो मरियम नवाज अभी आपने कहा उनको तैयार कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून, मतलब मुस्लिम लीग नून की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से मरियम जो है उसको तैयार किया गया है टू रिप्लेस शहबाज शरीफ। जब कभी रिप्लेसमेंट आएगा, अभी नहीं, जब कभी रिप्लेसमेंट आएगा, लेकिन उनके सामने जो खड़े होंगे वो बिलावल होगा। बात देखें, आप किसी को तैयार करें या नून लीग किसी को तैयार करे, लेकिन आपको पता है ना मंजूरी कहाँ से आएगी। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि जो भी आप समझ रहे हैं आएगा, उसकी मंजूरी वहाँ से हो गई है? मंजूरी शहबाज शरीफ ने भी ली है, ठीक, और मंजूरी जो है वो हम भी ले लेंगे। इन दोनों ने भी ले ली है? हम भी ले लेंगे। अच्छा, आपकी भी हो गई है और मरीम नवाज की भी हो गई है, क्योंकि वो मियाँ साहब ने ले लिया। देखें मियाँ साहब जो है ना, वो रिटायर हो चुके हैं पॉलिटिक्स से। मरियम नवाज के लिए नवाज शरीफ रिटायर हो चुके हैं, अब वो मरियम नवाज को अपनी जगह लेकर आ चुके हैं। हाँ। लाएंगे नहीं, तो उनकी मंजूरी ले ली है ना? उनकी मंजूरी ले ली है। और फिर यहाँ से आप कहते हैं कि आपने भी ले ली है बिलावल भुट्टो की। देखिए बिलावल मंजूरी देने वाले परेशान ना हो जाएं, परेशान नहीं, परेशान क्यों होंगे? बिलावल जो है इस वक्त इंटरनेशनली, देखिए इस मुल्क का वजीर आजम वही बनता है। वो सब आप घुमा रहे हैं ना। देखिए दोनों में से एक वजीर आजम बनेगा, तो जिन्होंने मंजूरी देनी है वो परेशान ना हो जाएंगे भाई क्या करें। देखिए बात सुने, देखिए मंजूरी जब आपको पता है लास्ट मोमेंट फैसला होता है। इस दफा क्या टॉस होगा? फिर टॉस करेंगे दोनों में से किसको बनाना है ताकि ये झगड़ा खत्म किया जाए। अभी नहीं, इस वक्त कुछ नहीं हो रहा है, इस वक्त कोई चेंज नहीं आ रहा है। इस वक्त तैयारी हो रही है, इस वक्त तैयारी हो रही है। इस वक्त जो है ना रेस पे जो है, जिसको कहते हैं ना घोड़ों को तैयार किया जा रहा है। रेस का जो है ना वो गेट उठता है तब पता चलता है कि कौन सा कैंडिडेट का दौड़ ज्यादा है। तो आप कहते हैं वो बिलावल भुट्टो होंगे अगले वजीर आज़म? देखिए हमारी ये, यानी मेरी सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, मेरी ये मैं आपको ये खबर भी दे सकता हूँ कि इस वक्त फेवरेट बिलावल है। तो ये तो खबर ही है ना कि दो नए लोगों की मंजूरी भी हो गई है और वो तैयार भी हो रहे हैं। देखिए दो नए लोगों के बीच में मुकाबला है, दो नए लोग, दो यंग लोग। ओके, तो अब ये जिन दो लोगों के बीच में मुकाबला है, इन केस अगर वो जो जेल के अंदर है वो उस वक्त में बाहर आ गया, फिर क्या होगा? फिर तो क्या नक्शा नहीं बदल जाएगा पूरा? इमरान खान बाहर आ जाएगा, इमरान खान सीटें उठाएगा। इमरान खान किसको सपोर्ट करेगा? अगर इमरान खान खुद इतनी सीटें नहीं उठा सका और पीपल्स पार्टी ने ज्यादा सीटें उठा ली, ठीक,
तो किसकी सपोर्ट तो करेगा? अभी भी खैर वो आप लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन खान साहब ने तो अभी भी आपके साथ वो हुकूमत के अंदर नहीं आए। लेकिन आप ये भी याद रखें कि इमरान खान एक बॉल से 2 विकेटें गिराने का दावा करते हैं। इस असेंबली के होते हुए बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। कब तक? 2 साल हो गए मेरे ख्याल, नहीं हो गया अभी 1 साल हुआ। अभी 1 साल और है। कभी भी बन सकते हैं। 5 मिनट में हम ये हुकूमत गिरा सकते हैं अगर चाहे तो, मफामत के ही जरिए। और अगर हम चाहें तो हम नून के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं। इसको आप कामयाबी समझते हैं कि आप कामयाबी समझते हैं कि आप हुकूमत गिरा सकते हैं? गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। नाज़रीन, नबील गबोल के मुताबिक उनकी अपनी पार्टी यानी पीपल्स पार्टी ने भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब डील कर ली है और इस डील के तहत बिलावल भुट्टो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनकर इस मुल्क पर मुसल्लत होते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ पीपल्स पार्टी इन ख्वाहिशात का इजहार कर रही है कि साड़ी गलती हो गई है, दूसरी तरफ नून लीग वाले जिनकी मरियम नवाज पहले ही इस मुल्क की सीएम के तौर पर इस मुल्क पर मुसल्लत हुई है, अब मरियम नवाज को इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाने के तौर पर भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई जा रही है। अब ये मुकाबला बिलावल भुट्टो, जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान है कि कौन सबसे ज्यादा बूट पॉलिश करता है। जो कोई भी अच्छे से बूट पॉलिश करेगा और चापलूसी करेगा वही इस मुल्क का अगला वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, यानी ताकतवर लोग पहले से ही इस बात को यकीनी बनाकर बैठे हैं कि जिस तरह से इन्होंने पिछले इलेक्शन में फॉर्म 47 की हुकूमत को जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया है, अब ये आने वाले इलेक्शंस में भी बिल्कुल इसी तरह से अवाम के वोट्स को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और अवाम की मंशा के मुताबिक जाकर फॉर्म 47 के मुताबिक ऐसी ही हुकूमत लाई जाएगी जो अवाम पर इसी तरह जबरदस्ती मुसल्लत की जाएगी और अवाम की मंशा के खिलाफ जाकर फैसले सुनाएगी। फिर वो हुकूमत जो जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत की जाएगी वो सिर्फ अपने आकाओं को ही खुश करती रहे, जिस तरह ये मौजूदा हुकूमत जाली मैंडेट पर आई हुकूमत कर रही है। नाज़रीन, नबील गबोल ने इंटरव्यू के दौरान इस बात का भी एतराफ किया कि नवाज शरीफ बुरी तरह से हार चुके थे, इसी वजह से वो मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं मुंतखब हुए और ये फैसला नवाज शरीफ का बिल्कुल ठीक था क्योंकि वो खुद हारे हुए थे और एक हारा हुआ MNA किस तरह से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकता था। लेकिन आज सवाल तो ये उठता है कि अगर नवाज शरीफ हारे हुए थे तो फिर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी तो हार चुके थे, लेकिन फिर भी मरियम नवाज को चीफ मिनिस्टर और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाकर इस मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन हम देख रहे हैं एक और फसाइयत की मिसाल कायम करने की कोशिश की जा रही है। जो भी जर्नलिस्ट हक और सच की आवाज बुलंद करते हैं उन्हें ऑफेयर कर दिया जाता है, उन्हें टीवी शो से हटा दिया जाता है और कई जर्नलिस्ट को तो इस्तीफा देने पर भी मजबूर किया जा रहा है। इन्हीं सहाफियों में शुमार पारस जहांजेब का भी होता है जो किसी की भी साइड नहीं लेती, वो हमेशा हक और सच की बात करती है। यही वजह है कि उन्हें भी सुनो टीवी से ऑफेयर कर दिया गया है और अब यही खबर सामने आ रही है कि पारस जहांजेब सुनो टीवी से इस्तीफा दे रही है क्योंकि वो वहां पर खुलकर बात नहीं कर सकती। अब अवाम को सिर्फ एक ही इदारे से उम्मीद थी और वो अदलिया था, लेकिन इस जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने अदलिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब अदलिया भी हुकूमत का ही एक इदारा बनकर रह गई है। दूसरी तरफ आवाम को सिर्फ सहाफियों से ही उम्मीद थी, लेकिन अब वो सहाफी जो चापलूसी करते हैं, लिफाफा सहाफी हैं, उन्हें तो टीवी पर बैठने की इजाजत है, लेकिन जो हक और सच की बात करते हैं उन्हें टीवी पर बैठकर खुले आम बात करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। और अगर वो इस मौजूदा हुकूमत पर किसी भी किस्म की थोड़ी सी भी तनकीद कर दे तो उन्हें ऑफेयर कर दिया जाता है या इस्तीफा पर मजबूर कर दिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान को नाम नहा जमहूरी मुल्क कहना भी इस मुल्क के साथ मजाक होगा। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।